नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीने का मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। वृषभ राशि यानी कि शुक्र देव की राशि। इंसान की हर वो क्वालिटी जो एक परफेक्शन के साथ डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं, वही वीनस है, वही शुक्र है। दोस्तों, आप सभी वृषभ राशि के जातकों की जो पर्सनालिटी होती है वो काफी रिलायबल तो होते ही हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, प्रैक्टिकल, सेंसुअल, दूसरों की रेस्पेक्ट करना जानते हैं, फाइनेंशियल टर्म पे काफी संतुलित होते हैं, लेकिन समहाउ कभी कभी ये बड़े मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। निगेटिव टर्म पे बात करें तो रिलेशनशिप हो या ऑफिशियल मामलों में कभी कभार ये बड़े स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और थोड़ा इनका जो बिहेवियर होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। मतलब इन्हें बहुत जल्दी से आप इनके मन के मुताबिक इनसे काम नहीं करवा सकते या इनसे कोई काम नहीं निकलवा सकते। इन्हें जो करना है ये अपने ही मुताबिक करेंगे, क्योंकि यहां भी शुक्रदेव की परफेक्शन काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति सुनते सभी की हैं, बट करते अपने मन की है, क्योंकि जब तक वो अपने मन की नहीं करेंगे उन्हें संतोष ही नहीं होगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो वृषभ राशि के जन्म चंद्रमा पर आधारित है, टॉरस। लेकिन यदि आप किसी और राशि के हैं लेकिन आपका जो लगन है वो वृषभ है, टॉरस है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मई के महीने में कुछ बड़े बड़े गोचर नहीं है। जो बड़े गोचर होने थे इस वर्ष के वो हो चुके हैं। जनवरी में शनिदेव का गोचर और लास्ट अप्रैल में 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का भी गोचर हो चुका है। दोनों इतने बड़े ग्रह हैं, इतने बड़े ग्रह हैं कि उनके सामने पृथ्वी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बहुत बड़े प्लैनेट है, और यही कारण होता है कि जब बड़े ग्रहों का गोचर होता है तो मानव जीवन पर साक्षात उनके हर बिहेवियर पे उसका प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों, गुरु और शनि के परिवर्तन के बाद मई के महीने में जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करने वाला है वो है आपके राशि के स्वामी वीनस यानी कि शुक्र देव का गोचर। शुक्र देव पिछले 28 डेज से 28 दिनों से आपकी राशि पे, आपके जन्म चंद्रमा पर मालव्य राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे थे। अब उनकी ये गोचर की अवधि 2 मई को समाप्त होने वाली है। दोस्तों, 2 मई को आपके जन्म चंद्रमा को छोड़ते हुए, प्रथम भाव को छोड़ते हुए शुक्र देव का गोचर जन्म चंद्रमा से सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव जिसे हम सोशल दायरों का भाव कहते हैं, वाणी का भाव कहते हैं, जीभ के स्वाद का भाव कहते हैं, गर्दन के जो एरिया का भाव कहते हैं, आंखें, गले के रोग इत्यादि सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। वहीं आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी लिक्विडिटी, वो भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। दोस्तों, सेकंड हाउस के स्वामी आपके धनेश होते हैं। जन्म चंद्रमा से देखें तो वहां लिखा होता है नंबर 3 यानी कि मरकरी यानी कि बुध आपके धनेश होते हैं, जिनकी पोजीशन अभी आपके 12वें भाव में उच्च के सूर्य के साथ बनी हुई है। उन्हीं की राशि में शुक्र देव का गोचर होगा। चलिए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं शुक्र देव के इस गोचर के बारे में। अभी मैं जो एक एक वर्ड बोलने वाला हूं वो शास्त्रों से लिया गया है, एज इट इज पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करूंगा। शास्त्रों के अनुसार जन्म चंद्रमा से शुक्र देव का द्वितीय भाव में गोचर धन और संपत्ति का लाभ कराता है, परिवार में खुशियां लाता है, साथ में अच्छा भोजन और शिक्षा को भी दिखाता है। दोस्तों, शुक्र का ये गोचर आपका प्रभाव दूसरों पे डालता है। कहने का मतलब है कि आप जिससे भी बात करेंगे बिजनेस की,
जिससे भी बात करेंगे अपनी जॉब की या अपनी बात को सामने वाले को डिलीवर करना है, लेकिन उसका प्रभाव का आना मेन बात होती है कि आपकी बातों का वजन हो। तो ये आपके वाणी के भाव में गए हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं, आपका प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा। साथ ही शुक्रदेव का ये गोचर सेकंड हाउस में चूंकि 1+2 का योग बनाता है, तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि भार्या यानी कि पत्नी एवं संतान की प्राप्ति भी संभावित है। वहीं शुक्रदेव का सेकंड हाउस में गोचर विवाहोपरांत शारीरिक संबंध एवं उनके आनंद को भी दिखाता है। साथ ही उच्च पदवी और परोपकार, ये जो मैंने आपको बातें अभी बताई एज इट इज शास्त्रों से ली गई थी। कहने का मतलब गोचर के विज्ञान के अनुसार शुक्रदेव का सेकंड हाउस में गोचर आपके धन की वृद्धि करेगा, सम्मान की वृद्धि करेगा, हर रुके हुए कार्य को बना देगा। आप यूं कह सकते हैं कि मई का महीना आपके पिछले सारे रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाता हुआ आपको सफलता देता हुआ चला जाएगा। 2 मई को शुक्रदेव का गोचर होने के साथ ही वहां पर पहले से मौजूद आपके सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी मंगल के साथ उनकी युति होगी। मंगल और शुक्र की जब जब युति होती है, ये आप में जुनून और एक पागलपन, एक सनक को लेकर आती है, एक जिद को लेकर आती है। जिद्दी तो आप हैं ही। तो आप इस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने करियर के लिए करें, न कि किसी और नेगेटिव जोन में। मंगल शुक्र की युति प्रेम में पागलपन देती है, अनैतिक संबंधों को भी बढ़ावा देती है। तो हमें यह देखना है कि हम इस ऊर्जा का अच्छे तरीके से यूज करते हैं, अपने करियर में यूज करते हैं या नेगेटिव टर्म पे यूज करते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो योगा योग बने हुए हैं 2 मई से 10 मई तक, 10 मई को मंगल का गोचर होगा, मई का दूसरा गोचर थर्ड हाउस में, जो कि मंगल का अपना प्यारा दिग्बली भाव है, पराक्रम का भाव, और मंगल की अपनी प्रकृति क्या है, करेज, आपके बॉडी का पावर हाउस, ऊर्जा। लेकिन थर्ड हाउस में गोचर के विज्ञान के अनुसार मंगल का जाना हर तरह के आनंद को दिखाता है, सभी कार्य को बनाता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या है, गोचर में सिर्फ ये लिखा है कि थर्ड हाउस का गोचर अच्छा है, लेकिन आपकी जन्म चंद्रमा के अनुसार मंगल का गोचर जिस राशि में होने वाला है वो है नंबर 4 यानी कि कर्क। और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है, फल देने की जो क्षमता होती है वो शून्य रहती है। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि कमजोर ग्रह अशुभ फल देते हैं, यानी कि उनके अंदर शुभ फल देने की क्षमता ही नहीं है। तो अशुभ फल का मतलब क्या हुआ आपके लिए, आपके काम अगर नहीं बनेंगे तो आपके लिए तो अशुभ ही हुआ, या आपके किसी काम को बनाने की क्षमता किसी प्लेनेट के अंदर नहीं है, आपके काम रुक रुक कर हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, हमारे काम नहीं बन रहे, पता नहीं कौन सा ग्रह कमजोर पड़ रहा है, कहां अशुभता आ रही है। राइट। अब देखो दोनों में कन्फ्लिक्शन है कि नहीं। शास्त्रों में एक बात लिखा है कि तीसरे भाव का गोचर अच्छा है। अगर मैं आपको बता दूं जी अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो आप बोलेंगे आपने तो वीडियो में बताया था अच्छा है, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा हुआ नहीं। तो मैं दूसरा संशोधन भी आपके सामने रख रहा हूं कि शास्त्रों के अनुसार ये तो बोल दिया कि तीसरे भाव में गोचर अच्छा है, लेकिन वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, पावर नहीं रहेगी। अब आपको करना क्या है, मंगल का रिजल्ट लेने के लिए, चूंकि गोचर अच्छा है, आपको हर तरह के आनंद की प्राप्ति का समय बताया शास्त्रों ने, तो रिजल्ट कैसे ले। अब देखिए, किसी भी गोचर का फल लेने के लिए शुक्र का भी गोचर अच्छा है, मंगल का भी गोचर अच्छा है। अभी तक 2 गोचर की बात की, अंतिम एक और गोचर होगा 15 मई को, वो है सूर्य का गोचर, जो कि अभी 12वें भाव में उच्च के चल रहे हैं। 15 दिन बीत चुके हैं और मई 15 को वो आपके जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे वृषभ राशि में। और दोस्तों, मई महीने का अंतिम गोचर 30 मई को होगा, वो भी आपके राशि के स्वामी का,
2 मई को शुक्रदेव कहां गए? मालव्य राजयोग को छोड़ते हुए सेकंड हाउस में, वही 28 दिन वहां रहते हुए 30 तारीख को आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, जहां मंगल पहले जा चुके हैं। और थर्ड हाउस का शुक्र का गोचर भी गोचर के विज्ञान के अनुसार पॉजिटिव है, अच्छा है। 30 मई से लेकर पूरे जून 28 दिन शुक्र और मंगल एक साथ तहलका मचाने वाले हैं। ये तो जून के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि जून में आपके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल मई पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था कि गोचर का फल कैसे मिलेगा। देखिए, गोचर का मतलब होता है करंट पोजीशन, ब्रह्मांड में भचक्र में अभी करंट स्थिति क्या बन रही है। अभी मैंने 3 गोचर के बारे में बात की, शुक्र, मंगल और सूर्य के गोचर की बात की, जो मई में होने वाले हैं। उसके पहले शनिदेव शश राजयोग बनाते हुए आपके 10वें भाव में, करियर के भाव में पहले से विराजमान है जनवरी से। वहीं 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है आपके 12वें भाव में। वहां राहु भी विराजमान है, 12वें भाव के कारक, विदेश भाव के कारक वहां पे बृहस्पति है। और बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं बोला जाता आपके लिए। तो कुछ गोचर आपके लिए अच्छे हुए और कुछ गोचर खराब हैं। बृहस्पति देव वहां 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। तो कैसे सामंजस्य बैठाएं, अच्छे गोचर का फल कैसे लें और बुरे गोचर से या अशुभ गोचर के प्रभावों से कैसे अपने आप को बचाएं, यही संतुलन आपको कामयाबी देती है। ग्रहों के इन बिहेवियर से, शुभता और अशुभता से, गोचर के प्रभाव से और उनके ऊर्जा की कमी यानी कि नीच के मंगल या शुक्र का गोचर तो हुआ अच्छे भाव में, अभी उनके पावर्स क्या हैं, इनको किस तरीके से समझें। दोस्तों, इसे समझने के लिए सिंपल सी बात है, पहले तो आपको अपनी कुंडली को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसके एनालिसिस कराइए। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। अभी जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वो चंद्रमा के अनुसार करंट पोजीशन है, जैसा कि मैंने बताया। और जो आपकी कुंडली होती है, आपके जन्म के समय का एक स्क्रीनशॉट होता है, क्योंकि ग्रह तो चलायमान है, लेकिन उस समय जो ग्रहों के बल आपको मिले उसके अनुसार जो गोचर की जो फ्लक्चुएशन है उसके मैनेजमेंट के आधार पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल उच्च के हुए, यानी कि जब आप पैदा हुए थे तो मंगल उच्च के थे और आपकी कुंडली में मंगल का बल करीब करीब 28 का है रश्मि, तो गोचर में अगर वो नीच के भी हो गए तो आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही अगर इसके विपरीत किसी का मंगल जन्म पत्रिका में कर्क राशि का यानी कि नीच का हुआ और अभी करंट पोजीशन में भी 10 मई को मंगल नीच के हो जाएंगे, तो आपकी पत्रिका में भी 0 और करंट पोजीशन भी 0, तो आप चले जाओगे -30 में। समस्या कहां आएगी? आपकी जन्म चंद्रमा से 7वें भाव का कारक है मंगल, और मंगल की पोजीशन जो है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खलबली मच सकती, वहां पर कुछ असंतुलन की स्थितियां बन सकती है, वाद विवाद या स्पाउस के हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि विदेश भाव का भी कारक है। विदेश में रहने वाले जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें समस्या आ सकती है। जो लोग विदेशी कंपनी के साथ काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, उन्हें समस्या आ सकती है। साथ ही मंगल चूंकि आपके शरीर की ऊर्जा है, पावर हाउस है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में शिथिलता का अनुभव करेंगे। यह होगा अगर मंगल की फ्रीक्वेंसी आपके कुंडली में भी डाउन है। जैसे अभी सूर्य उच्च के हैं, बिल्कुल रश्मि 30 एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे। अब जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य नीच के होंगे या एवरेज होंगे, अभी उन्हें सूर्य की ये उच्चता उनके जो कुंडली के अंदर नीच होने के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, अभी नहीं वो प्रॉब्लम आएगी आपको। वो आपके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि अभी सूर्य उच्च के हैं। तो समझ रहे हैं,
करंट पोजीशन और पत्रिका के पोजीशन में दोनों को मिलाते हुए एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो आपके काम बनते हैं। अब मंगल का गोचर अच्छा थर्ड हाउस में, लेकिन आपके कुंडली में अगर पावर नहीं हुई और इधर भी पावर नहीं है तो आपको बड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। मंगल के उपाय क्या है, क्या करें कि मंगल की फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड हो जाए? तो देखिए, लगन पत्रिका के अनुसार अगर देखिए आपके अलग अलग लगन होंगे, समझ रहे हो बात? आप सारे जातक जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वृषभ राशि के, जन्म चंद्रमा यानी कि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा लिखा होगा और नंबर 2 में लिखा होगा, और आप सभी वृषभ राशि के जातकों के चंद्रमा उच्च के होंगे। अगर आप चंद्रमा के सामने आप रश्मि देखेंगे तो सबका हाईएस्ट होगा, फुल पावर में चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। आपका जो मेंटल परफेक्शन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। अगर कुंडली के अंदर कोई क्लैशिंग नहीं है, कोई दोष नहीं है चंद्रमा के साथ, तो वृषभ राशि के 80% लोगों का जो मेंटल एबिलिटी होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते। हाँ, इमोशनल होते हैं लेकिन जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते। इन जातकों को गोचर के फलों की प्राप्ति भी भरपूर होती है। कारण क्या है? चंद्रमा उसका रिसीवर है। 7.5 का सबसे जो कम प्रभाव पड़ता है वो वृषभ राशि के जातकों को पड़ता है, क्योंकि इनके चंद्रमा उच्च के रहते हैं, है ना। कुछ 10% अपवाद हर जगह है, क्योंकि किसकी कुंडली में क्या पोजीशन बन रही है आपके कर्मों के आधार पे, पिछले जन्मों के, वो तो आपकी कुंडली बताती है। वो तो एनालिसिस का एक ये मामला है। साथ ही अब मैंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी और करंट गोचर में आपका बैलेंस होना चाहिए। नंबर 1, पूरा पूरा फल लेने के लिए एक और बहुत ही गंभीर और जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, अगर आप ये बात समझ गए तो आपको कभी भी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। समझने वाली बात है। देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक विषोत्तरी दशा बनाई गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म के आधार पे, जैसे ही आप जन्म लेते हो आपकी एक दशा का प्रारंभ हो जाता है, जिसे गर्भशिष्ट दशा कहते हैं। जैसे जन्म के समय मान लो आपको केतु की दशा मिली, राइट, तो केतु की दशा के बाद 7 साल की केतु की दशा रहेगी, फिर आपको 20 वर्ष शुक्र की दशा आएगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सिक्वेंसली वो आते जाएंगे। किसी की दशा 16 साल की रहेगी, किसी की 7 साल, किसी की 20 साल, किसी की 18 साल। दोस्तों, ये भोग्य दशा जो होती है, जो दशानाथ होते हैं। अब देखिए, जो मैं कहने वाला हूं उसको ध्यान से समझिए। अब जन्म के समय जो लग्न पत्रिका बनेगी उसके अनुसार डिसाइड होता है कि 9 ग्रहों में कौन से ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखे गए और कौन से ग्रह लगन के अनुसार अशुभ हैं। ये नहीं कि शनि है तो अशुभ हो गए, सूर्य है तो शुभ हो गए, नहीं। लगन के अनुसार यह डिसाइड होगा कि कौन शुभ है कौन अशुभ है। हो सकता है आपके लिए शनि ही शुभ हो जाए और सूर्य ही अशुभ हो जाए, वो लग्न की पत्रिका डिसाइड करेगी। तो मान लेते हैं कि आपको 5 ग्रह या 6 ग्रह शुभ मिल गए और 4 ग्रह अशुभ मिल गए, तो गोचर चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी बलवान हो, जितना भी सुंदर हो, जो हम लोग बताते हैं वीडियो में कि अभी ये गोचर बड़ा शानदार हुआ है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। शनिदेव अभी शश राजयोग में है करंट गोचर के आधार पे, और मान लो आपके लग्न पत्रिका के अनुसार आपके शनि भी पॉजिटिव स्थिति में है, शुभ है, और आपके जन्म पत्रिका में शनि अच्छे पावर में, मान लो तुला राशि के उच्च हो रहे हैं, या मान लो एवरेज पावर में भी है लेकिन आपने नीलम पहन रखा है, उन्हें मैनेज कर रखा है, तो आपको शश राजयोग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। अभी के गोचर के आधार पे आप लगातार कामयाबी पाते चले जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइज ठीक है। और मान लो आप शनि की दशा में भी हैं, तो चूंकि आपके लगन पत्रिका के अनुसार शनि बलवान है या आपने मैनेज करके रखा है उनके पावर को, और शनि की दशा भी चल रही है, शुभ है, आपके लगन पत्रिका के अनुसार शनि शुभ है, दशानाथ भी हैं, गोचर में भी अच्छे हैं, और आपने फ्रीक्वेंसी को भी मैनेज करके रखा हुआ है, तो
आपका समय बेस्ट रहेगा, हर काम बनते चले जाएंगे, सारे गोचर के सपोर्ट मिलते चले जाएंगे। जो भी मैं बोल रहा हूं कि जी आपके जन्म चंद्रमा के अनुसार सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का शुक्र का गोचर बढ़िया फल देगा। तो अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में लगन के अनुसार शनि खराब अवस्था में है। मान लो आपके सप्तमेश है, अष्टमेश है, या षष्ठेश है, सप्तमेश है, या एकादशेश और द्वादशेश है, यानी कि शनि अशुभ है आपकी पत्रिका में और नीच भी है मान लो, ठीक है, और उनकी दशा चल रही है, अशुभ है शनि और उनकी दशा चल रही है, तो शुक्र का गोचर अच्छा होते हुए भी, मंगल का गोचर अच्छा होते हुए भी आपके सारे काम नहीं बना पाएगा। जितने काम एक शुभ दशा में बनते उतने अशुभ दशा में नहीं बनेंगे। तो अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान होना चाहिए। पहले देखिए कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे, शुभ और अशुभ को पहले डिवाइड कीजिए और अशुभ ग्रह को छोड़ दीजिए, उनकी शांति करानी है, दान कराना है। जो शुभ ग्रह हैं उनके पावर को देखिए, रत्नों के द्वारा, जाप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा उसको एकदम फुल पावर दे दीजिए। जिंदगी की क्वालिटी नहीं बदल गई, आपकी सफलता की क्वालिटी नहीं बदल गई तो आप फिर कहना। दोस्तों कहते हैं इंसान और वक्त कब बदल जाए पता ही नहीं लगता, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। हमें क्या चाहिए? कामयाबी चाहिए, हर हाल में चाहिए। हमें मेंटल पीस चाहिए, घर के अंदर का सुख भी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक सुख भी चाहिए, भौतिक सुख संपदाएं भी चाहिए और अपने जीवन में कामयाबी चाहिए, अपने सपने को भी पाना है। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। जैसे देखिए हम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, कभी कभी ओवर स्मार्ट, अपने आगे हम किसी को कुछ भी नहीं समझते समटाइम्स। लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा वक्त बड़ा बलवान, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छे अच्छे राजा महाराजा और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आपके सामने नेल डाउन होते हुए नजर आए होंगे। समय बड़ा बलवान होता है। दोस्तों अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। जैसे आप क्रिकेट तो देखते होंगे, जो बॉलर होता है वो बिल्कुल लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, 6 के 6 प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी हर बॉल लाइन और लेंथ पे जाती है और उसका एक ही एम्बिशन होता है, एक ही गोल होता है कि विकेट उड़ानी है। अब दूसरी ओर अगर एक बेहतरीन बल्लेबाज होता है तो क्या करता है? पहले वो जज करता है कि ये जो बॉलर है उसकी क्वालिटी क्या है, वो देख लेता है। अब उसने देखा कि इसने जो बॉल फेंका है वो बॉल पे रन लेने लायक नहीं है, तो वो क्या करता है? उससे बस छोड़ देता है, डिफेंड कर लेता है, उस पर रन नहीं लेता, अपना बचाव कर लेता है कि विकेट ना जाए। वहीं जैसे ही दूसरी बॉल आती है और देखता है कि उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता उस लेवल की नहीं थी, तो वो 4 रन के लिए या 6 रन के लिए पुश कर देता है। ठीक उसी तरीके से गोचर चलायमान है। हम जो कार्य कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी, अपने स्किल के अनुसार अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारा हर प्रयास, हर बिजनेस डील, हमारी हर एक्टिविटी एकदम खराहे उतरे हर बार, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो दोस्तों वही व्यक्ति कामयाब होता है जिंदगी में जो अपने हर प्रयास को कर रहा है कि स्ट्रेटजी, एक बुद्धिमत्ता से अपना परफेक्शन देकर, अपना सर्वस्व देकर, 100% देकर वो देख रहा है कि ये बॉल मेरे लिए अच्छी नहीं है, मतलब वक्त अच्छा नहीं है, अगर मैंने बल्ला घुमाया आउट हो जाऊंगा। वैसे ही आपने कुछ लोन्स ले लिए हैं, आप फाइनेंशियल क्रंच में हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें उस समय, किससे पैसा लें, क्या करें, लोन चुकाने हैं। वही आप किसी ने धोखे से आपके ऊपर कुछ ब्लेम कर दिया है,
आपकी संपत्ति हड़प ली है, आपका कुछ लॉस हो गया है, कुछ भी, आप जिंदगी के एक बैड पैच से गुजर रहे हो, वैसे टाइम में हड़बड़ी में बल्ला घुमाओगे, कुछ और हो गया, डिप्रेशन में चले जाओगे। कई लोग तो, सबसे जो बुरा है आज के वक्त में, वो कर्ज का बोझ है। कितने लोग तो जान दे देते हैं, गिव अप कर लेते हैं लाइफ से। आपको वैसे समय में धैर्य रखना चाहिए। वो वक्त बीत गया और देखो, आपकी जो समस्या है, ईश्वर जो आपको समस्या देता है उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको पकड़ा के जाता है। हर ताले की चाबी होती है, ढूंढो कहां से उसका रास्ता मिलेगा। मान लो फाइनेंशियल क्रंच में हो, देखो कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो आपको आपकी मुसीबत से बाहर ला सकता है, वो आप खुद होते हैं। हमारा सोचने का नजरिया होता है वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो रिलेटिव कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, कोई नहीं करता। ये सच्चाई है। अगर आप अपनी मदद आप अपनी सोच से करते हो, अपनी समझ से करते हो, एक पेपर पेन लो, बैठो, लिखो कहां से आपके पैसे आ सकते हैं, किस बिजनेस डील से आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, क्या करूं, क्या एफर्ट्स लूं, क्या एक्स्ट्रा करूं। अगर कोई आपके वेल विशर्स है तो कौन आपकी मदद कर सकता है, कहां से। तो देखो, अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आप और डिप्रेशन में जाओगे, बेड पे आ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे और समस्याएं और गहराती हुई चली जाएगी। वहीं पे अगर आप सॉल्यूशन ढूंढते हो तो आपका माइंड अपने आप एक्टिव होगा और वो हर संभव रिजल्ट्स को देगा जो आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। ये गूगल की तरह काम करता है आपका माइंड। जैसा कीवर्ड दोगे वैसा ही सर्च रिजल्ट देगा आपको। नेगेटिव विचार डाले तो 50 नेगेटिव विचार डराने वाले, और पॉजिटिव विचार डाले तो 50 सॉल्यूशन दे देगा। आपको सोचना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, या नेगेटिव सोचना है। जिंदगी में जो भी तरक्की करता है इंसान, इतिहास रचता है, मिसाल बनाता है, आप उसके पीछे जाकर देखिए, उसकी सोच पॉजिटिव होती है और कुछ नहीं। उसके पास कुछ ना हो, जेब खाली हो, कुछ भी ना हो, अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो व्यक्ति कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो हर संभव अवसरों को नॉक करता है, हर अवसर को आजमाता है और कहीं ना कहीं उससे सफलता मिल जाती है, एक दरवाजा खुल जाता है। तो बुरे वक्त में बुरे गेंद पे बल्ला घुमाया तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। आपको करना क्या है, अच्छे बॉल का इंतजार करो। जैसे अभी शुक्र का गोचर हो गया धन के भाव में, सामने आ गया वैसा बॉलर जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, उसके बॉल पे बहुत छक्के लगते हैं। आपने देखा बॉलर चेंज हो गया गोचर में, आप इंतजार कर रहे थे पिछले ओवर से कि जैसे ही चेंज होगा मैं सिक्सर लगाऊंगा, और आ गया वो टाइम। जैसे ही बॉल आया सिक्सर। पीछे 2 बॉल छोड़ भी दिए, 3 बॉल छोड़ भी दिए आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस बार कवर कर लोगे। तो वैसे ही हमारी जिंदगी होती। कभी कभी मुश्किल वक्त में धैर्य रखते हैं, उस समय हम मुश्किल में भी हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं, आस पड़ोसी कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, ये करो वो करो, 50 सलाह मिल रही है आपको, आप डिप्रेशन में हो, क्या करूं, मैं बिजनेस कर रहा था यहां फेल हो गया, फिर ये किया यहां भी फेल हो गया, यहां इन्वेस्टमेंट किया यहां भी फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, आप बेचैन हो रहे हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, रास्ता मिल जाएगा। अभी 2 मई से लेकर 10 मई तक जो मंगल की और शुक्र की युति बनने वाली है, और फिर 30 जून से लेकर अगले 28 दिनों तक बनने वाली है, वो आपको बेतहासा पागलपन और जुनून देता है। अगर आप चाहो तो ये छोटे छोटे जो गोचर है 1-1 महीने के, वो आपकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि एक बार आप अपने आप को सही जगह पर लेकर आ जाते हो, उसके बाद तो वो गाड़ी चलती है। जब तक आप भटकते रहते हो गलत ट्रैक पे, आपकी जिंदगी इधर उधर जाती रहती है, क्योंकि वहां पे लक्ष्य होता ही नहीं। लेकिन
सही जगह पे अपने आप को जैसे ही आप प्लेस करते हो, अच्छे समय के आधार पे और बुरे समय के आधार पे जज करते हुए काम करते हो, बुरे समय में धैर्य रखते हो, अच्छे समय में तेज भागते हो। कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छा समय चल रहा है, सब कुछ है, 3 4 5 लाख रुपए की घर में जरूरत है, आपको 10 लाख मिलेगा, कंफर्ट जोन में चले गए जी, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। जिंदगी में जो जुनूनी होता है, जो जिद्दी होता है, वो हर हाल में अपनी मंजिल को पाता है। वहीं जो कंफर्ट जोन में रहने वाला होगा, जो जिसको कुछ करना ही नहीं, वो घर के आंगन में बैठ के पेड़ से पत्ता भी नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, और करने वाला पहाड़ तोड़ लेगा। ये आपके जिद पे डिपेंड करती है। एक होता है डिजायर, मुझे पाना है, मंजिल को, सपने को पाना है, वो तो हर कोई चाहता है, उससे सपना पूरा नहीं होता। सपना पूरा कैसे होता है? एक होता अर्ज, सिर्फ डिजायर नहीं, अर्ज। वो क्या होता है? अगर मैं आपके गर्दन को पकड़कर पानी में डाल दूं 30 सेकंड तक, एकदम आपकी सांसें बंद होने की स्थिति में आ जाए, उस समय जब मैं छोड़ूंगा तो पहली चीज क्या आएगी? सांस लोगे आप, जीवन के लिए सांस लोगे आप, राइट? उस समय आपके हाथ में अगर चाकू भी हुआ तो आप मार दोगे, लेकिन सांस लोगे आप। वो हो गया बर्निंग डिजायर, हर हाल में चाहिए फिर वो। ऐसे सफलता मिलती है। तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, प्रोफेशनल्स बनना है, कुछ भी बनना है, विदेश जाना है, कुछ भी करना है, वो तो हर कोई सोचता है, हर कोई पढ़ाई करता है। हर कोई स्टूडेंट को देखो, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, आईटी की तैयारी कर रहा है, प्रोफेशनल बनने की तैयारी कर रहा है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में लगा पड़ा है, कोई आर्किटेक्ट है ना, कोई शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना चाहता है। हर व्यक्ति कर रहा है काम। एक होता है कि मैं आईटी में जाना चाहता हूं, मेडिकल करना चाहता हूं, पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मजबूरी में पढ़ाई कर रहा है कि सब पढ़ रहे हैं जी, मुझे भी पढ़ना है। एक तो ये है, कामयाब हो भी जाता है तो वो एक एवरेज सफलता होती है। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट के अंदर ये बर्निंग डिजायर आ जाए, जीने मरने वाली, हर हाल में पाना, हर हाल में मुझे डॉक्टर बनना, हर हाल में मुझे आईटी में जाना है, हर हाल में, जैसे सांस लेने की आपको वो वजह मिली क्योंकि 30 सेकंड मैंने डिप कर दिया, आपको जान पे बनाई। इसको कहते हैं पूंछ में आग लगा देना, बिल्कुल राइट, है ना? तो यही मिसिंग होती है लाइफ में, यही मिसिंग होती है। नहीं तो आपके प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में? कुछ नहीं है। जितना बड़ा आपका हौसला है, जितना जिद्दी आपका दिमाग है, और आप वृषभ राशि के जातक हैं, परफेक्शन से भरे हुए, आप चाहे तो चुटकियों में हल निकाल सकते। लेकिन फिर वही कंफर्ट जोन में, मेंटल कंफर्ट जोन भी है जी, आराम से सोए रहते हैं। जब स्थिति एकदम डेंजरस हो जाती है, जब जीने मरने की बात आती है, तब आप फिर छटपटाना शुरू करते हो। लेकिन बहुत देर हो जाती है। गर्म पानी में 2 मेढकों को रख दिया, गैस ऑन कर दिया। अब जैसे जैसे पानी का तापमान धीरे धीरे गर्म हो रहा था, वो क्या है, स्टार्टिंग में चाहता तो उसने देखा कि गर्म हो रहा पानी, जंप करके वो बाहर निकल सकता था उस कढ़ाई से। लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, वो टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कर सकते हैं। तापमान और बढ़ा, फिर उसने अपने आप को, थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर लिया। टेम्परेचर और बढ़ा, अब उसको लगा कि नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम है, अभी कुछ प्रॉब्लम है, अभी नहीं निकला तो मुश्किल होगी। तो वो थोड़ा सा रेस्टलेस हुआ, बेचैन हुआ, टेम्परेचर और बढ़ गया। अब उसने सोचा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। अब उसने जंप करने की कोशिश की, कर सकता था, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, बहुत आराम से जंप कर सकता था, लेकिन उसने टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपनी पूरी शक्ति वहीं पे गवा दी थी। तो लास्ट मोमेंट में वो जंप नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। वैसा ही हाल हमारे साथ होता है।
हमें पता है कि मेरे पैरों में कील चुभ रही है, हमें कील पे खड़े हैं, पेन भी हो रहा है, लेकिन हटेंगे नहीं साहब। दुनिया क्या कहेगी, हटेंगे नहीं साहब। नौकरी में है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन हटेंगे नहीं भैया वहां से। कंफर्ट जोन है, छोड़ दिया तो पता नहीं दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं। अरे इतने डम्ब हो क्या, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन आपका सपना नहीं पूरा हो रहा, आपका घर नहीं चल रहा है। ये जो मैं बात करता हूं, शश राजयोग आया है, राजयोग है, राजयोग। भिखारी को राजा बनाने की शक्ति रखता है। दशम भाव में बना हुआ करियर की क्या शानदार मजबूती है वृषभ राशि के जातकों के लिए, शनिदेव के आधार पे। ऐसे राजयोग में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा घर का खर्चा निकल जाए, सिर्फ बस थोड़ी सी ईएमआई चली जाए, 2-4-5 लाख रुपए कमा ले, तो फिर लानत है ऐसे राजयोग पे। फिर तो आपको ऐसे वीडियोस देखने के कोई राइट्स ही नहीं है। फिर तो समय अच्छा है। दशम भाव में शनिदेव शश राजयोग में जब होते हैं, करियर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। और अभी बृहस्पति देव का गोचर, इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट समझाना चाहूंगा। देखिए, बृहस्पति देव का गोचर, गोचर के विज्ञान के अनुसार से 12वें भाव में अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव जो जन्म चंद्रमा से आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, वो 12वें में बैठे हैं। एक विपरीत राजयोग का सृजन तो हो रहा है, लेकिन आपके इनकम के भी स्वामी है। तो यहां पे क्या होगा, अभी 12वें भाव में मई में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। इस ऊर्जा के कारण 12वां भाव एक्टिवेट है, राहु भी है। तो अभी आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। राहु और गुरु क्लैश कर रहा है वहां पे, बुध भी है वहां पे, सूर्य भी है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ सकती है जिसमें आपके पैसे बड़े तेजी से बाहर निकल सकते हैं। अभी मई के मामले में कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। राहु 12वें भाव में है, वहां पे सूर्य और गुरु दोनों हैं। 15 मई को वहां से सूर्य को पहले हट जाने दो। अभी आवेश में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सूर्य अभी बेहतरीन पोजीशन में, उच्च की अवस्था में सूर्य की बेहतरीन स्थिति बताई गई है। चाहे वो किसी भी भाव में हो, सूर्य में जब पावर होती है, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, किसी भी विपरीत पोजीशन से बच सकते हो। ध्यान कहां रखना है, अगर पहले से कोई स्वास्थ्य में परेशानी थी, समस्या थी, 12वां भाव एक्टिवेट है, अस्पताल आना जाना हो सकता है, थोड़ा वहां पे संभल के रहना है। आय का स्वामी व्यय के भाव में बृहस्पति, और वहां राहु भी है, ज्यादा खर्चे से बचें। लेकिन यहां पर एक योगायोग उल्टा भी बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टम का स्वामी होते हुए 12वें में गुरु बैठे हैं, तो विदेश का कारक राहु है। विदेश से जबरदस्त लाभ हो सकता है इस गोचर के आधार पे। नुकसान कहां होगा, अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। एक्साइटमेंट में कुछ लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने चले गए, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन चीजों में बच के रहना है, क्योंकि राहु कुछ और नहीं करता। दुर्योग क्यों बोला गया, चांडाल दोष, ग्रहण दोष क्यों बोला गया? वो पीड़ा दे रहा है। वहां पे कुछ उसकी जो प्रकृति है, राहु क्या छाया ग्रह है, वो जितने ग्रहों के साथ रहेगा, जिस राशि में रहेगा, उसकी जो गुणवत्ता है मिक्स हो जाएगी, तो वो भ्रमित कर देता है। इसलिए छलिया बोला गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो रही है। तो कभी सूर्य का रूप ले रहा है, कभी गुरु का रूप ले रहा है, कभी बुध का रूप ले रहा है। समझ रहे हो, मंगल की राशि में बैठा है, और मंगल कहां जा रहा है अभी, 3rd हाउस में नीच होने जा रहा है। उसमें भी बल नहीं है, जहां पे 4-4 ग्रह बैठे हुए उसमें बल नहीं है। अब आता हूं मैं उपाय पे, कैसे उपाय करें। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए मई में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले लगन के अनुसार, अगर पहले तो कुंडली चेक करवाइए। एकदम मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, 2023 में आपने एक सपना देखा होगा कि मैं 2023 में तो ये करूंगा। निकल गए 4 महीने, क्या किया आपने? अपनी ऑडिटिंग कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। अपडेट, मोबाइल को अपडेट करते हो, सारे एप्स को अपडेट करते रहते हो, एक भी फीचर मिस ना हो जाए। बढ़ते जा रहे हम आगे, दुनिया बढ़ती जा रही, हर चीज बदलती जा रही। अपने आप को अपडेट किया, अपनी सोच को अपडेट किया? कभी नहीं करते। आपको ये देखना पड़ेगा। उपाय क्या करें? देखिए, लगन पत्रिका के अनुसार मैंने क्या बोला, कुंडली चेक कराइए। कुंडली चेक कराने के बाद क्या करना है, मंगल की स्थिति को देखनी है। उच्च है, कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। हाँ, एक माला और कर लिया अगर, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, मंगल का बीज मंत्र है, वो कर लिया तो मंगल में पावर बनी रहेगी। जिनके लगन पत्रिका के अनुसार मंगल शुभ स्थिति में हैं,
उनको कम से कम 5 माला प्रतिदिन मंगल के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम शः भौमाय नमः। मंगल का बैलेंस बना रहेगा। कब तक करना है? अभी से प्रारंभ कर दो। 10 मई से लेकर 30 जून तक करना है, मंगल के नेगेटिविटी से बचने के लिए। और मंगल से क्रूर कोई नहीं। सारे ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य हो, बुध हो, केतु हो, शनि तो नियत से प्रसन्न होते हैं, लेकिन मंगल को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। वो शनि पर भी कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। मंगल दोष की पूजा कराएं, मंगल को शुभ करने के सारे उपाय करें। मंत्र फिर आपको कौन सा करना? ओम ह्रीम भौमाय नमः, शुभ करने वाला मंत्र। और जो ग्रह अशुभ होता है उसके दान किए जाते हैं। अगर आपका मंगल शुभ है तो दान नहीं करने, अशुभ है तो दान करने। कार्तिकेय जी की पूजा करना है, शिव भगवान की पूजा करनी है। प्रतिदिन घर में शंकर भगवान की पूजा अवश्य करें। अंगूठे के आकार का अगर पारद का शिवलिंग घर में नहीं है, रख सकते हैं। मंगल दोष की शांति होती है। डेली आप शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए। घर में रोग दुख सबका समन होता है। शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके अशुभ है यदि, तो आपको फिर भी यहां पर भी बहुत जरूरी है सचेत होना, सतर्क होना। यहां आपको क्या करना है? काली चीजों का दान करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दान कर सकते हैं, जैसे सर्दियों के टाइम में रूम हीटर दान कर दिए किसी गरीब को। प्रेस दान कर सकते हैं। काली उड़द, काली तिल, जो अगर फूड वगैरह में दान करना है तो खाने पीने की चीजों में वो सब दान कर सकते हैं। छाया दान कर सकते हैं। आप एक पात्र में तिल का तेल लेकर या सरसों का भी ले सकते हैं। अपने चेहरे को देखना है, भावना करनी है कि मेरी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें जा रही है, क्योंकि शनि छाया पुत्र थे। छाया देखिए और उसको दान कर दीजिए। प्रत्येक शनिवार, कम से कम 21 शनिवार, 21 सैटरडे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप लगातार शनि मंदिर भी जाते हो तो 21 बार अवश्य जाना चाहिए बिना गैप किए, क्योंकि कहते हैं शनिदेव की आंखें ही 21 दिनों के बाद खुलती है। तो शनिदेव के मंदिर में जाएं, तेल वगैरह से उनका अभिषेक करें, दीपक दिखाएं, लेकिन दीपक को उनके सामने ना रखें। सूर्य से नफरत है, अग्नि से नफरत है, अग्नि को दूर रखें। पीपल के नीचे रख दें, उनके सामने ना रख दें पैरों के पास सीधा, और प्रसन्न होंगे नहीं। आरती कर सकते हैं लेकिन उसको हटा दीजिए, क्योंकि अग्नि पवित्र होती है। आपने आरती तो कर लिया, लेकिन अग्नि उनके पैरों के पास ले जाकर ना आप लगा दें, इसका ध्यान रखें। शनिदेव की पूजा सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद बहुत अच्छी मानी गई, क्योंकि सूर्य से उनका 36 का आंकड़ा है। शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या होते हैं? हमारी नियत से। लोग बोलते हैं हमने इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, ये किया, वो किया, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब आप अंदर से बदलते हैं। लोगों को दिखाने के लिए मत बदलो कि मैं ये कर रहा हूं। लोग 10 रुपए का दान भी करते हैं तो सेल्फी लेते हैं आजकल। आप देखो तिरुपति बालाजी जाकर करोड़ों करोड़ लोग हुंडे में डाल देते हैं, नाम भी पता नहीं चलता। अंदर से बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करो। आप जिस दिन बदल गए, सारे ग्रहों की चाल बदल जाएगी। सफलताएं ऐसे मिल जाएगी, जो जा रहा था वो आने लगेगा। भगवान का न्याय बिल्कुल अलग है। आप पहले स्ट्रैटेजी बना के बल्लेबाजी तो करो दिमाग से। कर्म ही सब कुछ है, तो कर्म के अनुसार रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सिर्फ गोचर पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बताया, मंगल जा रहे, वहां पे क्या लिखा था शास्त्र में, मैंने जैसे शुरू किया वीडियो कि शास्त्र में ये लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली के आधार पे वो डिसाइड होगा कि आपको मिलेगा क्या। तभी मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।